हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारा जो है ज्योग्राफी आपका पता ही है, क्लास 7 की स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें हम लोगों ने चट्टान, खनिज एंड पृथ्वी के लेयर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप भी जानते हैं कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है और आप सोचो कि आप एक ही बार क्लास 10th का पढ़ लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि आग्नेय क्या है, अवसादी क्या है, कायांतरित क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। सारी क्लासेस की पीडीएफ मैंने आज सुबह ही भेजा है। आज का जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक बल और उससे बनने वाली भू आकृति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो। ये ऊपर कहानी है, इस कहानी को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो है भूकंप आता है, इसका रीज़न। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि प्लेट्स ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये पहले आप फोटोज देखिए। ये है भूकंप की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ये बीच में आप देख सकते हैं, ये है इसका उद्गम केंद्र। ठीक है, जहाँ से भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र यही कहलाता है। ठीक है, ये आप देखो, ये प्लेट्स हैं और ये आपका अधिकेंद्र है। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ये देखिए। तो पहले यहीं से देखते हैं। सबसे पहले भूकंप क्या होता है, आपको पता ही होगा कि हमारी जो पृथ्वी होती है, अर्थ, उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, वो प्लेटों में विभाजित होता है। ये देखिए, ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं, प्लेट्स में विभाजित होता है ऊपर वाला लेयर, जो कि हमेशा ही मूव होता है। ऐसा नहीं कि वो स्थिर होगा, हमेशा ही गतिमान रहेगा। और वो उसी जो मूवमेंट है ना, उसी गति के कारण कुछ प्लेटें कभी कभी एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। जैसे कि मान लो ये वाली प्लेट घूम रही है, ये वाली प्लेट जो है मूव कर रही है। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो क्या होगा, तो कुछ साथ रहती हैं, जिसके कारण ये, अब मान लो कि एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो कुछ दूर जाएंगी, फिर कुछ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में ही टकराहट होने लगती है, मतलब वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन शुरू होने लगता है। मूवमेंट तो हमेशा ही होता रहता है, बट दिक्कत कब आ जाती है कि जब एक प्लेट दूसरे के ऊपर आ जाएगी और कुछ तो दूर जाएंगी, कुछ साथ में ही रहेंगी, जिसकी वजह से इनके में आपस में टकराहट होगी, कंपन शुरू हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं भूकंप। और आपको पता ही है कि भूकंप से कई बार जो है भूभाग धस जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है ये। ठीक है, तो ये हमने भूकंप की डेफिनेशन देखी है। अब ये प्रश्न पूछता है कि भूकंप की तीव्रता और को हम किससे मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके भूकंप की तीव्रता और इसकी उत्पत्ति का तो हम स्थान पता कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने ऐसे टिक कर दिया है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से। ठीक है, और जो रिक्टर पैमाना है वो भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। और भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है, तो वो है रिक्टर पैमाना। तो इन दोनों को याद रख लेना, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो, जब पूछता है भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं तो रिक्टर पैमाना कर देते हैं। तो ये गलती मत करना, सिस्मोग्राफ से मापते हैं और रिक्टर पैमाना तो भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। ओके, चलो अब ये देखो, यहाँ से देखते हैं। ये आप देखिए, भूकंप की तीव्रता के ना संभावित क्षेत्र 4 जोन होते हैं। थोड़ा सा कम ये होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे खतरनाक ये आपका 5वां जोन होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कितने क्षेत्र होते हैं, 4 जोन होते हैं। अभी इसके बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये आपको पता चल गया भूकंप की तीव्रता कैसे मापते हैं, भूकंप को, और ये जो है भूकंप की तीव्रता किसे मापते हैं, साथ में मापने की इकाई कौन सी है, ये दोनों देख लिया। भूकंप क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ से देखते हैं जो कि पूछता है अगला क्वेश्चन। तो भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ पर कंपन होने लगेगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आई, वाइब्रेशन स्टार्ट, तो वो उद्गम केंद्र कहलाता है। जो स्थान है वो उद्गम केंद्र। ठीक है, मैं अभी आपको फोटो में दिखा रही थी ना उद्गम केंद्र। जो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं अधिकेंद्र। मान लो जो उद्गम केंद्र है उसका जो भू सतह है, उसका जो निकटतम स्थान है उसे हम कहेंगे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन जो है बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, जो अधिकेंद्र है वहां से जो कंपन है ना, वो बाहर की ओर वेव के रूप में चलेगी, जिसकी तीव्रता जो है वो दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होगा, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान होगा अधिकेंद्र का जो निकटतम वाला भाग है ना, वहीं पर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जाएगा कम हो जाएगा और पास वाले एरिया में ज़्यादा नुकसान होगा।
तो चलो, वैसे आप लोगों को अर्थक्वेक के तो बारे में पता ही होगा। ये देखिए ज्वालामुखी, ये आप देखिए, ये है आपका मैग्मा, ठीक है, और ये आप भूपर्पटी मेंटल। अब इसके बारे में देखेंगे, कल तो लेयरिंग हमने पढ़ी ही थी, इसमें बाकी लिखा हुआ है कि भूकंप से किस तरीके से बचाव रखते हैं। अब बिहार स्पेशल सीरीज चल रही है, तो बिहार से रिलेटेड देख लीजिए, बिहार का भूकंप क्षेत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कहाँ कहाँ पर भूकंप यहाँ पे बिहार के किस किस एरिया में। तो जैसे कि अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया। अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना ही नाम याद रखोगे, ये देखो ना इतने सारे हैं। बस एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू के लिए कि मान लो कभी पूछ दिया तो उसके लिए आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाले जिले हैं, किस तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, पांचवें में। चलो, पृथ्वी के बल देख लेते हैं। ये आपको रटना नहीं है, बट इतना याद रखो कि जो पृथ्वी का बल होता है, पहले तो वो आंतरिक बल होता है, दूसरा बाह्य बल होता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना, आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक में आपका दीर्घकालीन भूस्खलन होता है, फिर आकस्मिक होता है, और बाह्य वाले में अनाच्छादन होता है, ठीक है, अनाच्छादन। बस, और इससे ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बस याद रख लेना कि आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, और अचानक से क्या आती है, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, जो लैंड स्लाइडिंग होती है वो। तो ये सब आपके आते हैं आकस्मिक में। बाकी महाद्वीप का निर्माण हो गया, पर्वत का हो गया, ये तो एक बहुत ही दीर्घकालीन जो है प्रोसेस होता है। अनाच्छादन में आपका ऋतुक्षय हो गया, अपरदन हो गया। तो इसको आपको समझ लेना है, बस नाम से ही क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है, ताकि पूछ ले तो आप बता सको। अब ये तो हमने देख लिया है कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला लेयर है वो प्लेटों में विभक्त है, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है, और पृथ्वी के अंदर ताप और दाब के कारण जो है चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा याद हो गया, मैग्मा पूछता है तो मैग्मा क्या है, पृथ्वी के अंदर ताप और दाब, इन दोनों के कारण जो पदार्थ है वो पिघली अवस्था में होती है, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। और यह सदैव जो है वो गतिशील रहता है, मतलब मूव करता है। और जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत जो है कमजोर होती है, वहां से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि यह सदैव गतिशील रहता है, और जहां पर भी पृथ्वी की जो परत है वो कमजोर होगी तो ये धरातल के ऊपर इस रूप में निकल जाएगा, ठीक है। और मैग्मा किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो ताप दाब के कारण चट्टानें जो पिघली अवस्था में होती हैं उसे कहते हैं मैग्मा, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया ज्वालामुखी से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बलों का प्रभाव हो रहा है। अब भ्रंश घाटी, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतों से बहुत क्वेश्चन पूछता है, वलित पर्वत क्या है, भ्रंशोत पर्वत। तो सबसे पहले तो पर्वत आपने देखा ही होगा, जो ऊंचा भाग होता है जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो, उसे हम कहते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। वलित पर्वत, और ये इतनी बार पूछा जाता है, हिमालय वाला क्वेश्चन। भ्रंशोत पर्वत, सतपुड़ा वाला आपको पता ही है। संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, तो इनका आपको एग्जाम्पल याद रखना है। भले से डेफिनेशन भूल जाओ, बट एग्जाम्पल मत भूलना। सबसे पहला आपका वलित पर्वत, मतलब फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हिमालय पता नहीं कितनी बार पूछा होगा, आप जानते भी हैं। तो वलित पर्वत है, दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे हम कहते हैं संपीड़न बल। इसे पर्वत निर्माणकारी जो है बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या फिर मोड़दार पर्वत बनते हैं, मतलब फोल्डेड, जैसे कि आपका हिमालय हो गया, रॉकी। तो ये आपके वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन के। तो और इसमें आपको डेफिनेशन तो वैसे भी याद हो जाएगा, बस इतना याद रखना कि जब भी आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि इसमें से कौन सा वलित का एग्जाम्पल है, भ्रंशोत का है, संचयन का है, तो नाम मत भूल जाना। दूसरा हमारा जो भ्रंशोत पर्वत है, इसका ये सतपुड़ा वाला बहुत बार पूछा हुआ है, आप जानते भी हैं। तो जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद जो बीच, देखो समानांतर भ्रंश होता है और जो बीच का भाग है ना वो ऊपर उठा रह जाता है ऐसे, तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत इंग्लिश में, और हिंदी में भ्रंशोत पर्वत। जैसे कि यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा, और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सतपुड़ा और फॉरेस्ट, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये आपके भ्रंशोत के हैं, ब्लॉक के हैं। वलित के हैं आपके हिमालय और रॉकी। अगला देखते हैं, ये देखिए, ये मोड़दार पर्वत है, ऐसे लहराती बल खाते ऐसे चल रही हैं। अब संचयन पर्वत, ये ज्वालामुखी के द्वारा बनता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्वालामुखी द्वारा जो निकला जो लावा है और अन्य पदार्थ जब ठंडा होकर जम जाते हैं ना, तो ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, ठीक है। ये भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है, समानांतर भाग, बट ये बीच में देखिए उठा हुआ जो भाग है, इस वजह से। तो
ज्वालामुखी के द्वारा जो निकला हुआ लावा है वो जैसे एवं अन्य पदार्थ हैं वो ठंडा होकर जब जम जाते हैं तो ये पर्वत का रूप ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं संचयन पर्वत या फिर ज्वालामुखी। जैसे कि जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो। ये बहुत बार पूछा हुआ है। अफ्रीका का किलिमंजारो किस पर्वत का एग्जाम्पल है? संचयन। जापान का फ्यूजियामा संचयन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी तब जाकर आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो पर्वत का ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं फिर बोलूंगी, आपको याद रखना है। दूसरा आपका अवशिष्ट, और ये अरावली का पर्वत वाला पूछा ही है। अवशिष्ट पर्वत जो है अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग जो कटते छटते रहते हैं ना, मतलब ट्रिमिंग होती है, इसी को हम कहते हैं अवशिष्ट। जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल है अरावली का, पारसनाथ की पहाड़ी, ये दोनों। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हमने यहाँ पे सारे पर्वत के बारे में देखा। ये देखिए संचयन पर्वत है, कटते छटते रहते हैं। अब पठार के बारे में देखते हैं। ये देखिए ये फोटो है आपका पठार। नज़दीक से कितने लोगों ने देखा है जरूर बताना। तो पठार क्या होता है कि ऊपरी सतह, मतलब इसके काफ़ी ना फैला हुआ होता है, ढलान वाली होती हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ऊंचा सा प्रतीत हो रहा है, बहुत ऊंचा नहीं होता है। इसे हम कहते हैं, बस इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि ये देखिए महाद्वीपी पठार सिल्ट, वायुड, हिमनदीप, लावा निर्मित, अंतर पर्वती, गिरिपद, जिसमें से आपका छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। तो प्रश्न पूछता है कि इसमें से ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि इसमें से कौन सा पठार है, तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार एक पठारी है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब प्लेन एरिया जिसे हम हिंदी में मैदान बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि जो गंगा का मैदान है इसमें सामान्य ढाल होता है। समतल जो भूमि वाले क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पर हम लोगों के साइड के जो एरिया होते हैं, पहाड़ी नहीं, उसे हम बोलते हैं मैदान। और ये ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। प्रायः एक प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। तो आज बेसिकली हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप बताओ, उसकी तीव्रता और उसकी मापने की इकाई। भूकंप का जरूर बताना। पर्वत आपके कितने प्रकार के होते हैं वो बताइए, और जो मैं लिख रही हूँ उसका आंसर बताओ। अरावली किस पर्वत का एग्जाम्पल है? हिमालय जो है वो किसका एग्जाम्पल है? और आपका ये सतपुड़ा। इन तीनों का आप आंसर बताएं। ठीक है, तो ये आज की जो चैप्टर थी 10 पेजेस के थे, बट छोटा ही हुआ, चलो कोई बात नहीं। कल से हम 2-2 चैप्टर फिर करना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा कि मे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्या है? पठार है, मैदान है, झील है या पर्वत है? अभी तो हमने पढ़ा एक काफ़ी फेमस पठार है। ठीक है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान कहलाता है आपका अधिकेंद्र। ओके, ये क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट है। और भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटे हैं? 4 दिखाया था मैंने आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4। सतपुड़ा पर्वत किसका एग्जाम्पल है बताओ? भ्रंशोथ पर्वत का। ठीक है, 2 समानांतर जो पर्वत होते हैं, बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊंचा हो जाता है, उसे बोलते हैं। सतपुड़ा है सतभ्रंशोथ का। अब ये मिलान करते हैं। देखिए, हिमालय, फ्यूजियामा, अरावली, दक्कन, संचयन, वलित, लावा निर्मित और अवशिष्ट। सबसे पहले तो आपको पता है फोल्ड माउंटेन में हमारा हिमालय आ जाता है। फिर अरावली अभी हमने देखा ही, अवशिष्ट। उसके बाद से आपका फ्यूजियामा संचयन में आ जाता है, और दक्कन आपका लावा निर्मित पठार है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप मुझे बताओ भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, और भूकंप को हम किससे मापते हैं? इसमें से उसका नाम बताइए कौन सा है। भूकंप क्यों आते हैं? अभी हमने देखा ना कि प्लेट्स जो है मूव करती हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे आ जाती है, तो इस वजह से आपस में टकराहट होती है और उससे वाइब्रेशन होता है, इस वजह से। ठीक है, तो बस ये। और पर्वत के प्रकार अभी हमने पढ़ ही लिया। वलित फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक हो गया, अवशिष्ट हो गया, वो हमने पढ़ा है। तो बस ये आज की क्लास 13 मिनट की है, बट इम्पॉर्टेंट है। आपका मुश्किल से 1 पेज भी नहीं लगेगा, उसमें आपका पूरा ये टॉपिक बन जाएगा अच्छे से। तो ये हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया 3 मिनट में। कल हम कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर एक साथ करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट इतना मैं बोलूँगी कि नोट्स बनाते रहना, ये नहीं कि बस PDF लेटे लेटे देख रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें रिवीजन वाली हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।